पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। आप ये जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में अभी चर्चा की भिन्नता के कारण ही वायु गतिमान होती है और क्षैतिज गति को ही पवन कहा जाता है। यदि इस प्रकार से पवनें चलती है, क्षैतिज रूप में गति करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पवन कहेंगे। बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, पवन किसे कहते हैं और पवनें क्यों चला करती है। व्हाट वाज द बिहाइंड द लॉजिक मूवमेंट ऑफ वाइंड, यानी वायु दाब के भिन्नता के कारण ही पवनें गति करती है, पवनें चलती है। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, जहां वायुदाब उच्च होगा और जहां दूसरी जगह वायुदाब निम्न होगा, तो हवाएं उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर जाएगी। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, यानी हमारा जो धरातल है, हमारा जो सरफेस है, उसके ऊपर क्या है? विषमताएं हैं। कहीं पे पर्वत है तो कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है, तो कहीं मरुस्थल है, तो कहीं तटीय भाग है। इन्हीं के अवरोध के कारण और विषमताओं के कारण जब पवनें चलती है तो इन पे क्या करती है? घर्षण करती हुई चलती है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। क्या करेगा? उनकी गति को, उनकी गति को प्रभावित करेगा। ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है, यहाँ पे आपके H लिखा हुआ है। H मतलब हाई प्रेशर, यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उच्च वायु दाब है। और यहाँ पे देखिए L लिखा हुआ है और यहाँ पे H है, यानी इस जगह पे उच्च वायु दाब है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लो प्रेशर है, यानी निम्न वायु दाब है। तो देखिए आप, यहाँ पे ये हवाएं कैसे गति कर रही है? ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। तो कहने का मतलब क्या था? पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करी। जितनी मेहनत बच्चों में आपके लिए यहाँ कर रहा हूँ, उतने ही मन से, उतने ही दृढ़ता से, उतनी ही कठोर मेहनत से आप भी इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। यानी आपकी हर चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको तैयारी करवाई जा रही है। चलते हैं आगे। देखो, इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। यानी पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। उसके कारण भी पवनों की गति में क्या होता है? डिफ्लेक्शन, विक्षेपण पैदा होता है। पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल कहते हैं। इसकी चर्चा हम अभी आगे उससे विस्तार से करेंगे। पृथ्वी के धरातल पर 37 पवनें संयुक्त प्रवाहों का नाम है। कितने प्रवाहों का? 3 प्रवाहों का। यानी ये पवनों के वेग और दिशा को प्रभावित करने वाले 3 कारण मुख्य हैं। इनके अलावा एक कारक और है, मगर 3 कारण मुख्य रूप से। कौन कौन सा? पहला है दाब प्रवणता बल, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सेकंड है कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल। और तीसरा है घर्षण बल, या जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। दाब प्रवणता नंबर 1, नंबर 2 घर्षण बल, नंबर 3 कोरियोलिस फोर्स। यानी यही 3 कारण मुख्य तौर से जिम्मेदार है पवनों के वेग व दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में। इनमें से एक हम एक और इसके अतिरिक्त और लेते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी पवनों को नीचे की तरह प्रवाहित करता है। देखो, पहला देखते हैं दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल क्या होता है? यानी एक जगह वायुदाब उच्च पाया जाएगा और एक जगह वायुदाब क्या पाया जाएगा? निम्न पाया जाएगा। तो इन्हें अंतर को कहते हैं दाब प्रवणता बल। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। यानी इस डायग्राम में आपको तीनों बल दिखाए गए हैं। ये आपका देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी दाब प्रवणता बल। इसके नीचे दे रखा है आपको कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल। और यहाँ पे दे रखा है आपको जियोस्ट्रोपिक विंड, यानी भूविक्षेपी पवन, यानी इसे कहेंगे भूविक्षेपी पवन।
ये हो गया आपका दाब प्रवणता बल और ये हो गया आपका कोरियोलिस फोर्स। यानी ये तीनों दाब, यहाँ पे आपका है हाई प्रेशर, यहाँ पे आपका है लो प्रेशर, तो यानी इनका दाब का परिवर्तन में दर है उसे कहेंगे दाब प्रवणता। यानी यहाँ पे 1000 मिलीबार की क्या खींची गई है, समदाब रेखाएं, आइसोबार लाइन। हमने चर्चा की थी कि आइसोबार किसे कहते हैं कि समान वायुदाब के वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, उसे हम आइसोबार कहेंगे, समदाब रेखा कहेंगे। यानी ये 1000 मिलीबार की है, ये 1004 मिलीबार की है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 1000 की है और यहाँ पे 1016 मिलीबार की रेखाएं हैं। और यह पवन यहाँ पे इस प्रकार से गति कर रही है और ये दाब प्रवणता के कारण ये इनके क्या हो रही है, समकोण पे हो रही है। ये देखो ये समकोण के ऊपर है, किसके, दाब प्रवणता बल के। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो, यानी जहाँ पे समदाब रेखाएं पास पास होगी वहाँ पे दाब प्रवणता बल क्या होगा, अधिक होगा। यानी ये समदाब रेखा, ये समदाब रेखा, यानी ये समदाब रेखाएं क्या है, पास पास दिखाई गई है, तो यहाँ पे दाब प्रवणता क्या होगी, दाब प्रवणता अधिक होगी। और जहाँ पे समदाब रेखाएं दूर दूर होगी यहाँ पे दाब प्रवणता क्या होगी, दाब प्रवणता कम होगी। बच्चों यह पर्सन कंसेप्ट के रूप में कई बार बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कॉलेज लेक्चरर एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, RS है, इनमें एक अक्सर पूछा गया है कि यदि समदाब रेखाएं पास पास हो तो दाब प्रवणता होगी, कम होगी, अधिक होगी, बराबर होगी या नहीं होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जहां पे समदाब रेखाएं पास पास होगी दाब प्रवणता क्या होगी, अधिक होगी, और जहां समदाब रेखाएं दूर दूर होगी वहां पे दाब प्रवणता क्या होगी, कम होगी। सेकंड देखते हैं घर्षण बल, यानी हवाएं जब क्या करती है, धरातल को रगड़ खाते हुए चलती है तो वहाँ पे घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। और वहीं वो हवाएं समुद्री भाग के ऊपर से चलती है तो वहाँ पे घर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और अभी हमने पीछे भी चर्चा की थी कि धरातल की विषमताओं के कारण घर्षण बल अलग अलग जगह अलग अलग होता है और उसके कारण भी पवनों का वेग और दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि कोई पर्वत से टकराएगी तो उनका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण बल क्या होगा, सर्वाधिक होगा, और यह धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। समुद्री सतह पर घर्षण बल क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि समुद्र में क्या होगा, पानी होगा, जल होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, बहुत ही बहुत कम होगा। यानी ये देखो ये हवाएं चल रही है, ये क्या दिखाई रखा है, ये हमारी अल्टीट्यूड है, यानी ऊंचाई है धरातल से, ये हमारा समुद्र लेवल है, सी लेवल है। तो इस जगह पे तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लेयर बन रही है। यहाँ पे 1 से 3 किलोमीटर घर्षण बल सर्वाधिक है, मगर ऊपर की ओर घर्षण बल क्या है, बहुत कम है। और अधिकतर कहाँ तक है, 1 से 3 किलोमीटर। यदि पूछा जाए घर्षण बल कहाँ अधिक होगा तो स्थलीय भाग पे, धरातलीय भाग पे घर्षण बल ज़्यादा होगा, और समुद्री भाग पे, समुद्री तल के ऊपर घर्षण बल नगण्य होगा। और अधिकतम घर्षण बल 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही होता है, उसके ऊपर जाने पे घर्षण देखो नगण्य हो रहा है, यानी आपस में हवाएं क्या चल रही है, सीधी चल रही है, घर्षण नहीं कर रही। अगला चलते हैं कोरियोलिस फोर्स, यानी यह बल क्या कहता है, यह बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। हमने इसकी पहले भी चर्चा की थी कि हमारा जो पृथ्वी है, ये जो आपको पृथ्वी दिखाई गई है, पूरा का पूरा ग्लोब क्या है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, इस रेखा को हमने क्या कहा, इस रेखा को हमने भूमध्य रेखा
0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन का, ये हमारे पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपरी भाग को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी या नदर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, और पृथ्वी घूर्णन करती है कैसे, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो पौने भी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने लगती है। इसमें जैसे ही पौने आ रही होती है और वो पौने जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो वो अपनी दिशा को विक्षेपित कर देगी, यानी वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और विचलित हो जाएगी, विक्षेपण हो जाएगा पौनों का, और दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं ओर चली जाएगी। यानी कहने का मतलब, यानी इधर से पौने आ रही और इधर में पीट करके खड़ा हो जाऊं तो मेरी उत्तरी भाग में पौने दाहिने तरफ और दक्षिणी भाग में पौने बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी, और यही बल क्या कहलाएगा, यही बल कोरियोलिस फोर्स कहलाएगा, कोरियोलिस बल कहलाएगा। इस कोरियोलिस बल को कोरियोलिस महोदय 1844 में इन्होंने दिया था। देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पौनों की दिशा को प्रभावित करता है, यानी ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने, कोरियोलिस वैज्ञानिक ने 1844 में कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने क्या दिया, कोरियोलिस बल दिया। इस प्रभाव से पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ, यानी इसकी मूल दिशा ये है तो ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर चले जाएगी। यदि इसकी मूल दिशा ये है तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में किधर, राइट की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर, लेफ्ट की ओर। क्या हो जाएगा, टर्न कर लेगी कौन, पौने। जब पौनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होगा, यानी जैसे ही इस भूमध्य रेखा के पास यूं पौने चलती है और जैसे ही इस भूमध्य रेखा को पार करेगी तो इनकी स्थिति किधर हो जाएगी, दाहिनी तरफ, और दक्षिण में आएगी तो किधर हो जाएगी, बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधे अनुपात में बढ़ता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वाट पे अनुपस्थित होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यानी कोरियोलिस बल है वो विषुवत रेखा पे तो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास यहाँ पे क्या होती है, हवाएं आपस में मिलती है और मिलके ऊपर उड़ जाती है। तो इस 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, डोलड्रम या शांत पेटी का क्षेत्र कहलाता है। इसलिए यहाँ पे कोरियोलिस बल क्या होता है, नगण्य होता है, और ध्रुवों पे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। किसके, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, प्रेस ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवणता। और कोरियोलिस बल कहाँ पे हैं, ये कोरियोलिस बल किसके, इधर दाब प्रवणता बल और इधर कोरियोलिस बल किसके, दाब प्रवणता बल के समकोण पे कार्य कर रहा है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पे होता है, और जो दाब प्रवणता बल है ये जो हमारी समदाब रेखाएं हैं इनके भी क्या होगा, समकोण पे होगा। ये देखो सभी का सभी क्या हो रहा है, समकोण के ऊपर है, तो ध्यान रखना। यानी दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पे होता है, कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा।
पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी, यानी पवनें जितने वेग से चलेगी तो उनका विक्षेपण भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है, यानी इन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, दो बलों के एक दूसरे के समकोण होने पे क्या हो जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग क्या कर चलेगी, पवनें चलना शुरू कर देगी। यहाँ भी आपको दिखा रखा है, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, यानी कौन सा बल, दाब प्रवणता बल। ये आपका कोरियोलिस बल है, ये आपका ग्रेडियंट वाइंड है, ये पवनें हैं। ये देखो ये आपको ये सरफेस के आसपास ये पवनें चल रही है इस प्रकार से। विषुवत वर्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है, अभी चर्चा की, क्यों होता है इसकी भी चर्चा की। पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है, अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वर्त के निकट क्या नहीं बनते, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। आप ये देखो इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है आपको, ये पूरा का पूरा ग्लोब है, ये आपका एसपी है। एसपी का मतलब साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये आपका एनपी है, मतलब उत्तरी ध्रुव, यानी ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री और ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। ये आपकी इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, ये पूरी की पूरी क्या है, भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पे ये देखो ये पवनें क्या हो रही है, सीधी जा रही है, मगर इसके पास में आते ही पवनें क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। किधर, बाई ओर, कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। इधर देखो ये पवनें आ रही है पवनें, किधर विक्षेपित हो रही है, दाहिनी ओर, कौन से गोलार्ध में, नदर्न हेमीस्फीयर के अंदर। तो इस प्रकार से ये पवनों में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर डिफ्लेक्शन टू राइट, डिफ्लेक्शन टू लेफ्ट दिख रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में राइट यानी दाहिने और, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट मीन्स यानी बाई ओर। अब देखते हैं वायु दाब व पवनें। अभी हमने दाब प्रवणता, घर्षण बल और कोरियोलिस बल की चर्चा की। अब देखते हैं वायु दाब और पवन। पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का क्या है, परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। कहाँ पे, ऊपरी वायुमंडल में। ऊपरी वायुमंडल में पवनें किसे, धरातलीय घर्षण में, यानी ऊपर क्या नहीं होता, घर्षण नहीं होता। अभी चर्चा की कि 1 से 3 किलोमीटर तक ही घर्षण होता है, उसके ऊपर घर्षण क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल कम। और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। जब समदाब रेखाएं सीधी हो, यानी ये समदाब रेखा है, सीधी हो, तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। कैसे, यानी समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के क्या बहने लग जाएगी, समानांतर बहने लग जाएगी। तो इस प्रकार की पवनों को हम क्या कहेंगे, जियो स्ट्रोपिक वाइंड, यानी भू विक्षेपी पवन कहेंगे। इन पवनों को भूविक्षेपी पवनों के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, लोकल एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि भूविक्षेपी पवन क्या होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि यानी समदाब रेखाएं सीधी हो, घर्षण का प्रभाव ना हो और दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है, तो पवनें किसके समानांतर चलने लग जाती है, समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लग जाती है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे भूविक्षेपी पवन कहेंगे। देखो डायग्राम के द्वारा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इस डायग्राम में क्या क्या दिखा रखा है आपको। देखिए आप इस डायग्राम में, यहाँ ये क्या है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है।
दोनों गोलार्धों की चर्चा डायग्राम में की गई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की चर्चा। उत्तरी गोलार्ध में देखिए ये 704 मिलीबार की समदाब रेखाएं हैं। कितनी मिलीबार की समदाब रेखाएं हैं? 704 मिलीबार की। हमें क्या जानना है? हमें भूविक्षेपी पवन को जानना है। भूविक्षेपी पवन की परिभाषा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। भूविक्षेपी पवन क्या कहा मैंने? यानी जब पवनें किसके समानांतर चलने लग जाए? समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लग जाए। कोरियालिस बल है वो दाब प्रवणता बल से संतुलित हो जाए, घर्षण का प्रभाव नहीं हो, तो पवनें कैसे चलेगी? पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलेगी। इसे ही हमने क्या कहा? भूविक्षेपी पवन का। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, मगर आपके समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे समझने की आप कोशिश कीजिए। ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे यह है आपका दाब प्रवणता बल। क्या है आपका? दाब प्रवणता बल। ये आपने पिछले डायग्राम में भी चर्चा की थी इसकी। ये दाब प्रवणता बल। यहाँ पे है आपका कोरियोलिस फोर्स। कौन सा बल है? कोरियोलिस फोर्स। आपने ये भी चर्चा की थी कि ये समदाब रेखाओं के क्या होता है? समकोण पे होता है, और कोरियोलिस बल समदाब प्रवणता बल से क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। यानी ये देखो, ये यहाँ पे ये क्या है आपकी समदाब रेखा है। कितनी? 704 मिलीबार की। और ये कितने की है? 708 मिलीबार की। यानी ये आपकी क्या है? ये आपकी समदाब रेखाएं हैं। इन रेखाओं पे यहाँ पे कोरियोलिस बल क्या हो रहा है? समकोण पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दाब प्रवणता समकोण पे, यानी कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल दोनों क्या होते हैं? संतुलित हो जाते हैं। जब संतुलित हो गए तो हमने क्या कहा? पवनें कैसे चलेगी? पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलेगी, तो उन पवनों को हमने भूविक्षेपी पवन का। यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो पवनें क्या चलेगी? इस प्रकार से समदाब रेखाओं के समानांतर चलेगी। ये देखो यहाँ पे V दिखा रखा है। V का मतलब है आपका भूविक्षेपी पवन। आ गया समझ में? किसकी चर्चा? उत्तरी गोलार्ध की। इसी प्रकार से हमने दक्षिणी गोलार्ध की चर्चा की। यानी यहाँ पे देखो ये पवन किधर जा रही है? पवन जा रही है राइट की ओर। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। हमने कहा था किधर की ओर जाएगी? राइट की ओर, दाहिने ओर। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखना, ये आपका क्या है? ये आपका क्षैतिज दाब प्रवणता है। ये आपका सी का मतलब है आपका कोरियोलिस फोर्स है। ये कोरियोलिस फोर्स हो गया। ये दाब प्रवणता बल हो गया। ये आपको 704 मिलीबार की समदाब रेखा हो गई। ये 708 मिलीबार की रेखाएं होगी। तो इनके समानांतर यहाँ पे पवन चलेगी। ये देखो ये पवन चल रही है। कौन? V का मतलब भूविक्षेपी पवन। किधर चल रही है? लेफ्ट की ओर चल रही है। तो ये क्या हो गया आपकी? भूविक्षेपी पवन। यानी ये पवनें यदि ये दोनों बल संतुलित हो जाते हैं तो किसके समानांतर चलने लग जाती है? ये समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लग जाती है। तो इसे हमने क्या कहा? भूविक्षेपी पवन। आगे देखो, दो चीज़ों की और चर्चा करेंगे हम, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। दो चीज़ें आपके सिलेबस में दे रखी है, उनको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। पहले भी चर्चा की है मगर शॉर्ट में फिर से समझेंगे। निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। यानी निम्न दाब का क्षेत्र, केंद्र में क्या हो गया? निम्न दाब हो गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ केंद्र में क्या हो रहा है? निम्न दाब हो रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एल। एल का मतलब क्या? लो प्रेशर। यानी केंद्र में क्या हो गया? निम्न दाब। केंद्र में निम्न दाब हो गया तो परिधि में क्या हो गया? परिधि में हो गया हाई प्रेशर। यानी केंद्र में निम्न दाब और परिधि में हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब। तो हवाएं कैसी चलेगी? हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलेगी, यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चल रही है। ये पवनें चल रही है पवनें। अब यहाँ पे इनकी आपको डायरेक्शन भी देखनी है, दिशा भी देखनी है। किसमें? चक्रवात के अंदर। पहली बात, केंद्र में निम्न वायुदाब हो गया, परिधि में उच्च वायुदाब हो गया। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलने लगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगे। यहाँ पे देखिए आप कैसे चल रही है?
घड़ी के उल्टी यानी एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है? ये घड़ी है हमारी, कैसे चलती है? यूं चलती है घड़ी, मगर ये कैसे चल रही है? उल्टी चल रही है। तो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में बच्चों ध्यान रखिए, चक्रवात किसे कहेंगे? कि जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब हो, उत्तरी गोलार्ध की चर्चा कर रहा हूँ, जिसके केंद्र में क्या हो? निम्न वायुदाब हो, बाहर की ओर परिधि की ओर उच्च वायुदाब हो, तो हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, यानी उनकी जो पवनों की दिशा होगी वो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होगी। कैसे होगी? घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। किसकी बात हो गई? चक्रवात की। आगे चलो। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवात संचरण कहलाता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एच दिखा रखा है। एच का मतलब उच्च वायु दाब। यहाँ पे उच्च वायुदाब हो गया केंद्र में, तो परिधि पे क्या हो गया? निम्न वायुदाब। क्या हो गया? लो प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलेगी? हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलेगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये देखो यहाँ से कहाँ चल रही है? ऊपर की ओर। और इस डायग्राम में देखिए आपको कैसे चल रही है। ये देखो घड़ी की सुई कैसे चल रही है? ऐसे। तो घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज दिशा में चलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रति चक्रवात कहेंगे। इस डायग्राम के भी द्वारा दिखाया गया है। इस डायग्राम को भी थोड़ी देर बाद में समझाते हैं, पहले देख लेते हैं टेबल के द्वारा। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। चक्रवात देखिए, क्या बताया था मैंने? केंद्र में निम्न वायुदाब हुआ था या नहीं हुआ था? यानी इस केंद्र में निम्न वायुदाब हो गया था, लो प्रेशर हो गया था। यहाँ पे परिधि पे क्या हो गया था? हाई प्रेशर हो गया था। और हवाएं क्या चलने लगी थी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में चल रही थी। और कैसे चल रही थी? यानी घड़ी के क्या चल रही थी? विपरीत दिशा में चल रही थी। आप वापस देख लो, ये देखो इधर से चल रही है ना, तो घड़ी के क्या चलने लग रही थी? विपरीत दिशा में। क्या लिखा हुआ है? केंद्र में निम्न वायुदाब, घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कौन से गोलार्ध में? नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर देखो लो प्रेशर और हाई प्रेशर तो वहीं रहेगा। लो प्रेशर केंद्र में रहेगा, हाई प्रेशर परिधि में हो रहेगा, मगर जो सुई की दिशा के क्या हो जाएगा? अनुरूप हो जाएगा। यानी लो प्रेशर तो ये रह गया, हाई प्रेशर ये केंद्र में हो गया, मगर जो हवाएं चलेगी वो क्या चलेगी? इस प्रकार से चलेगी, घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप। कौन से गोलार्ध में? सदर्न हेमिस्फीयर में और ये नदर्न हेमिस्फीयर में। दोनों किसकी है? चक्रवात की पोजीशन है। और यहाँ पे क्या है? ये क्लॉकवाइज है। आ गया समझ में क्या हुआ? यानी चक्रवात किसे कहेंगे? केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, चारों ओर उच्च वायुदाब होता है, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, यानी परिधि से केंद्र की ओर चलेगी। यदि उत्तरी गोलार्ध में है तो घड़ी की सुइयों के विपरीत होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो घड़ी की सुइयों के अनुकूल होगा। आगे देखते हैं प्रति चक्रवात। केंद्र में क्या हो गया? केंद्र में उच्च वायुदाब हो गया, बाहर की ओर क्या हो गया? परिधि की ओर निम्न वायुदाब हो गया। तो हवाएं कैसे चली? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर ये क्या होगी? घड़ी की सुइयों के क्या होगी? अनुरूप होगी। ये देखो घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप, यानी क्लॉकवाइज। आगे देखो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? यही होगा, यानी यहाँ हाई प्रेशर, बाहर की ओर लो प्रेशर, हवाएं यहाँ चलेगी, मगर क्या होगी? घड़ी की सुइयों के दिशा के क्या होगी? विपरीत होगी। इस डायग्राम में देखिए आप, ये कंडीशन किसकी दिखा रखी है? ये प्रति चक्रवात की कंडीशन दिखा रखी है। इस प्रति चक्रवात में क्या हो रहा है? इस प्रति चक्रवात में केंद्र में क्या हो रहा है? हाई प्रेशर हो रहा है। या उत्तरी गोलार्ध है,
नदर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। बाहर की ओर लो प्रेशर है, एलपी है, यहाँ एलपी है यानी लो प्रेशर। हवाएं कहाँ चली? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। इसमें देखो कैसे चल रही है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल चल रही है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। हमने बात क्या की थी कि पट्टी चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयां कैसी होगी? घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप होगी। ये देखो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। दक्षिणी गोलार्ध में देखो ये वापस क्या चल रही है, इधर इसके उल्टी चल रही है। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में। क्या? पट्टी चक्रवात में घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत चल रही है। तो चक्रवात और पट्टी चक्रवात का कंसेप्ट क्लियर बच्चों, यानी चक्रवात किसे कहेंगे और पट्टी चक्रवात किसे कहेंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर भी वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सुनिए, बार बार सुनिए, अगेन अपनी पुस्तक से मिलान कीजिए। आपको नो डाउट आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च वायुदाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से ही संबंधित होता है। यानी जैसे पवनें नीचे चलती है वैसे ही कहाँ चलने लग जाती है, ऊपर भी चलने लग जाती है। निम्न दाब क्षेत्रों पे वायु अभिसरित होगी, यानी जहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ निम्न वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है, तो पवनें क्या हो रही है? अभिसरण हो रही है। अभिसरण का मतलब आपस में मिलना। ये देखो ये एरो क्या हो रहा है इधर और ये एरो क्या हो रहा है इधर, यानी ये पवनें आपस में क्या होगी? मिल रही है। कहाँ पे? निम्न दाब क्षेत्रों में। और यहाँ पे जैसे ही ये पवनें आपस में मिलेगी तो ये एरो देखो कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर की ओर। तो पवनें कहाँ उठेगी? ऊपर की ओर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि निम्न दाब क्षेत्रों में हवाएं पवनें क्या होगी? अभिसरित होगी, कन्वर्जेंट होगी। और जैसे ही ये अभिसरित होगी तो पवनें क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। कंसेप्ट क्लियर। अब देखते हैं उच्च दाब क्षेत्रों में। यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा, यानी वायु ऊपर से नीचे बैठेगी। ये देखो एरो नीचे की तरफ है, वायु क्या हो रही है? नीचे की ओर बैठ रही है। धरातल पे बैठेगी तो क्या होगा? अपसरण होगा, यानी ये हवा इधर जा रही है और ये हवा इधर जा रही है। क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट हो रहा है, अपसरण होगा। ध्यान रखना निम्न दाब क्षेत्रों में वायु अभिसरित होगी और अभिसरित होगी तो ऊपर की ओर उठेगी। उच्च वायुदाब क्षेत्रों में ऊपर से हवाएं नीचे बैठेगी और नीचे बैठेगी तो क्या होगा? अपसरण होगा, विपरीत दिशाओं में जाएगी। अभिसरण के अतिरिक्त वायु बर्मिल रूप में, संवहन धाराओं के रूप में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उड़ती है। बादल बनने व वर्षण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। इस डायग्राम में और देखिए आप, यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको? यहाँ पे एल दिखा रखा है। एल का मतलब है लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। यहाँ पे निम्न वायुदाब हो रहा है, यहाँ पे निम्न वायुदाब हो रहा है धरातल पे, तो हवाएं क्या हो रही है? कन्वर्जेंस हो रही है, यानी अभिसरण हो रही है। ये देखो अभिसरण हो रही है। जैसे ही अभिसरण होगा तो ये हवाएं क्या हो रही है? ये हवाएं हैं ऊपर उठ रही है। ये देखो ये ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये एरो ये ऊपर उठ रही है। और जैसे ये ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या हो गया? इनका अलग अलग भागों में चली गई, डाइवर्जेंस हो गया। अभिसरण से क्या हो रहा है? ऊपर उठ रही है, बादल बन रहे हैं और वर्षा हो रही है। ये क्या दिखा रहा है आपको? बादल दिखा रहा है और बादलों से ही क्या होगी? वर्षा होगी। बच्चों कंसेप्ट फिर क्लियर कर लो अपना कि जहां पे निम्न वायुदाब का केंद्र होगा वहां पे हवाएं अभिसरित होगी और जैसे ही अभिसरित होगी तो हवाएं क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। जैसे हवाएं ऊपर की ओर उठेगी वायुमंडल में जाएगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपसरण हो रहा है। इसी अभिसरण के कारण
क्या हो रहे हैं, बादल बन रहे हैं और वर्षा हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र है, यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्जेंस यानी अपसरण। यहाँ देखिए हवाएं क्या हो रही है, नीचे बैटरी है, नीचे बैटरी है तो क्या हो रही है, अपसरित हो रही है। किन क्षेत्रों में, उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में। बच्चों कंसेप्ट क्लियर। तो हमने पार्ट 2 के अंदर वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत हमने पवनों के वेग व दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें 3 कारक या 3 बल मुख्य थे। कौन कौन से, दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियोलिस फोर्स। इसके अतिरिक्त एक और बल था, गुरुत्वाकर्षण बल। इनकी हमने सविस्तार से चर्चा की। इसके बाद में हमने उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र में किस किस प्रकार से पवनें चलती है उनके बारे में चर्चा की। इसके बाद में हमने उच्च दाब क्षेत्रों में पवनें कैसे होती है यानी अपसरित हो रही है, निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें अभिसरित हो रही है। यानी पार्ट 2 में हमने इन सभी की सविस्तार से चर्चा की। बच्चों पार्ट 3 में हम वायुमंडलीय परिसंचरण की चर्चा करेंगे। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ और जहां समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक बने रहिए दोबारा मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।